विधानसभा चुनाव की कवरेज की सबसे बड़ी कवरेज यानी द लपेटा यात्रा आज इस वक्त आसमान में। लेकिन जनता पिछली बार से ये मान के चलती है कि कभी आप सीएम हैं। मेरा लक्ष्य जनसेवा है, राजनीति उसका माध्यम है। कभी भी कुर्सी के लक्ष्य से हमने कभी काम नहीं किया। और नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल के नाम थे। जानकारों ने अनुमान लगाया कि अगली लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। लगते लिए बहुत थी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या हुआ? कि आपकी कार के सामने आपके ही समर्थक जो है वो नहीं, वो दायित्व होता है उनके साथ बैठकर मिलकर तो समझाना। शिवपुरी रहने की आपकी कवायद थी और उसी को चलते हुए कपड़े फट गए। किसी के कपड़े फट रहे हैं, पावर टर्नी डल रहे हैं। आपका एक बयान मैंने कहीं पढ़ा कि आपका कहना है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और हमारी विधानसभा चुनाव की कवरेज की सबसे बड़ी कवरेज यानी द लपेटा यात्रा आज इस वक्त आसमान में। हम लगातार सफर कर रहे हैं और हमारे साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवालों के सिलसिले की शुरुआत में साल 18 से करता हूँ। तब बीजेपी नारा देती है कि माफ करो महाराज, लेकिन उस नारे पर उसे नकार दिया जाता है। वक्त, हालात, परिस्थितियाँ, अगला चुनाव और आप बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में मैदान में उतरे हैं, कितना सहज पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार ही है। परिवार था भी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। बचपन से मेरी आजी अम्मा के साथ समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव रहे। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक पारिवारिक संबंध पिछले 30-40 सालों से रहा है। मेरे लिए अपनी ही पार्टी है और आज पूरे प्रदेश में मैं प्रचार कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है 18 साल की हमारी विकासशील, प्रगतिशील, कीर्तिमान के आधार पर जनता का पूर्ण आशीर्वाद इस चुनाव में भी मिलेगा। जी, जब दूसरी लिस्ट आई बीजेपी की जिसमें कैलाश श्रीवर्गी और नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के नाम थे, तो जानकारों ने अनुमान लगाया कि अगली लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। अटकलें बहुत थी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या हुआ? आप उन्हीं विशेषज्ञों से पूछिए जो अटकलें लगा रहे थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का साधारण सिपाही हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा उसको मैं पूर्ण रूप से नतमस्तक होकर मानकर कार्य करूँगा। बिल्कुल। अब चूंकि आप पूरे प्रदेश में एक्टिव हैं, टिकट वितरण के बाद जो बगावत के सुर आए, एक तस्वीर वो भी आई कि आपकी कार के सामने आपके ही समर्थक जो है वो नहीं, वो गलत है भुवनेश जी, कोई बगावत किस तरह? बगावत नहीं थी वो। लोग दुखी होते हैं हाँ। जब टिकट नहीं मिला। मेरा दायित्व तो होता है उनको संभालना। मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मेरा दायित्व होता है उनके साथ बैठकर मिलकर तो समझाना। 4 घंटे के अंदर ही मुन्नालाल जी ने स्वयं वक्तव्य दिया कि मैं भाजपा का प्रत्याशी की तरह ही मैं चुनाव लड़ूंगा। एक एक वार्ड में मैं जाऊंगा और भाजपा का प्रत्याशी का पूर्ण सहयोग करूंगा। और अगले दिन ही उन्होंने अपनी दौरा कार्यक्रम भी जारी कर दी। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अनुशासन है उस अनुशासन के तहत हम लोग चलते हैं। हमारे लिए प्रथम देश है, देश के बाद पार्टी। यही हमारे 2 लक्ष्य हैं, उसी के तहत हम काम करते हैं। जी, अब अगर हम बगावत के सुर तो आपको वहाँ सुनने चाहिए। मैं उस पर कह रहा था कि आपकी जहाँ पावर अटर्नी दी जा रही है गाली लेने के लिए। शिवपुरी रहने की आपकी कवायद थी और उसी को चलते हुए कपड़े फट गए। किसी के कपड़े फट रहे हैं, पावर अटर्नी डल रहे हैं, किसी के पुतले जल रहे हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं हो रहा। सीएम प्रोजेक्ट नहीं करना बीजेपी का, इसे आप किस तौर पे देखते हैं? किसी को भारतीय जनता पार्टी संयुक्त नेतृत्व के रूप में कार्य करती है। उस संयुक्त रूप के नेतृत्व में सबसे अहम भूमिका शिवराज सिंह चौहान जी की है। 18 साल उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है। प्रदेश का काया पलटा है। प्रदेश में विकास और प्रगति की एक नई कीर्तिमान स्थापित की है। बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है। सबसे अहम भूमिका उनकी थी और आज भी है।
आपका एक बयान मैंने कहीं पढ़ा कि आपका कहना है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा है, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर विकास और प्रगति के सिलसिला को हमें आगे बढ़ाना है जी। और वापस 2003 के कालखंड में वापस नहीं जाना है, जब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अन्नदाता में त्राही त्राही मची थी, नौजवान भटक रहा था, महिला पूर्ण रूप से अपने आप को बेबस पा रही थी। अगर एक बेमिसाल राज्य जो स्थिति हमने हासिल की है उसे आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना अनिवार्य है। और ये बड़ी गौरव की बात है कि 22 जनवरी 2024 को जो 140 करोड़ जनता की आशा और अभिलाषा थी और सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार कर दिया। पहले शिलान्यास करके 2019 में और उसके बाद 2024 में उसका लोकार्पण करते हुए भव्य भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और 22 जनवरी को तो उसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री ग्वालियर आते हैं, सिंधिया स्कूल में उनका जो स्पीच है वो कई लोगों के लिए एक अलग विषय रहा, क्योंकि उन्होंने सिंधिया परिवार से अपने रिश्तों को जिस तरीके से टाइमिंग महत्वपूर्ण होती है, उससे फिर लगने लगा कि चुनाव के बाद ये मैं कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे समक्ष आए। हमारे 125वीं जयंती पर उन्होंने उपस्थित होकर 4 चांद लगा दिए और ये हमारे इतिहास का, संस्था के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। मैं कृतज्ञ हूँ उनका जो उन्होंने एक पारिवारिक इतिहास और रिश्ते के बारे में चर्चा की। यही एक भावनात्मक जो छाप उन्होंने छोड़ी है, मैं उनके ज़िंदगी भर कृतज्ञ रहूँगा। आप हमेशा कहते हैं कि आप सेवा के लिए राजनीति में हैं, लेकिन जनता जो पिछली बार से ये मान के चलती है कि कभी आप सीएम रहेंगे। मैंने आपको स्पष्ट मन से भी कहा, मेरा लक्ष्य जनसेवा है, राजनीति उसका माध्यम है और उसी के तहत मैं चलता हूँ। ना मेरी आजी अम्मा, ना मेरे पूज्य पिताजी, ना मैं कभी भी कुर्सी के लक्ष्य से हमने कभी काम नहीं किया। ये केवल कांग्रेस की बपोती है, उनके साथ ही छोड़िए, हमको सेवा पे लगने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ज्योतिराज सिंधिया जी, जो लंबा यात्रा जारी है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें।